वेलकम टू माय चैनल। आज हम मिलने जा रहे हैं हमारे पसंदीदा अभिनेता संदीप मोहन जी से। तो चलिए देखते हैं और जानते हैं उनके बारे में। वेलकम टू माय चैनल। और बहुत दिनों से इच्छा थी कि आपका एक इंटरव्यू ले, आपसे थोड़ी बातचीत हो जाए, तो बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली भी बहुत अच्छा लग रहा है आज मिलकर। जी, पहले आपका धन्यवाद फॉर हैविंग मी हियर एंड आपके माध्यम से जितने श्रोतागण दर्शकगण हमसे जुड़ेंगे उन सबको भी नमस्कार, सबका अभिवादन, गुड आफ्टरनून, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आपकी जो मतलब आपके कुछ चाइल्डहुड डेज के बारे में कुछ सुनना चाहते हैं। कैसा था आपका बचपन, कैसे बीता? देखिए, दिल्ली में पैदा हुआ। हमारे फादर इंजीनियर थे। 2011 में उनका स्वर्गवास हो गया और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करते थे। 31 दिसंबर को मेरी मदर डिलीवरी के लिए होली फैमिली हॉस्पिटल में दाखिल हुई और उस वक्त ऐसा रिवाज था दिल्ली में, बहुत दिनों से ये डिसकंटिन्यू हो गया है, कि ठीक 12 बजे जब साल चेंज होता है तो लाइट ऑफ कर दी जाती थी 1 मिनट के लिए। अच्छा। और जब लाइट ऑन होती थी तो नया साल आ जाता था। ऐसी रिवायत थी, अंग्रेजों के ज़माने से चली आ रही थी। बाद में इसे चेंज कर दिया गया क्योंकि सिस्टम ओवरलोड हो जाता है और इलेक्ट्रिसिटी ट्रिप कर जाती है। तो मेरे फादर ने मुझे बताया था कि जब वो लाइट गई और लाइट जैसे ही वापस आई तो सिस्टर बाहर निकल कर आई और उन्होंने कहा कि आपको बेटा पैदा हुआ है, लड़का हुआ है। तो एग्जैक्टली 12 बजे मेरा जन्म हुआ, 12:01 पर, ऐसा रिकॉर्ड में है। तो 1 जनवरी मेरी डेट ऑफ बर्थ है। फिर स्कूली पढ़ाई लिखाई दिल्ली में ही शुरू की हम लोगों ने, और उस समय दिल्ली वैसी नहीं थी आज की दिल्ली जैसी, बड़ी शांत जगह थी और बहुत सारे पिकनिक विकनिक बनाने जाया करते थे हम लोग डेटा क्लास 1 में रहते थे। उसके सामने ही बहुत बड़ा जंगल था जो अब नेहरू प्लेस बन गया है, और GK2 भी बहुत बड़ा जंगल था। उस समय GK2 का अस्तित्व नहीं था। बहुत सारी और जगह हैं, जैसे गुरुग्राम जिसको अभी कहते हैं, नोएडा कहते हैं, ये सारी जगह हमारी पिकनिक मनाने की जगह थी। हम लोग 15 अगस्त 26 जनवरी में यहाँ पर पिकनिक मनाने जाया करते थे। तो दिल्ली वॉज अ वेरी नाइस प्लेस टू लिव इन। वहाँ पढ़ाई लिखाई स्टार्ट करने के कुछ दिनों बाद मेरे फादर का ट्रांसफर कोलकाता हो गया। अच्छा। और कोलकाता वॉज अगेन ए वेरी नाइस प्लेस। वहाँ खाने पीने का बड़ा मज़ा था। पार्क स्ट्रीट, विक्टोरिया मैदान, फ्लूरीज, और हम लोग न्यू अलीपुर में रहते थे। खिजरपुर में सेंट थॉमस स्कूल है, वहाँ पढ़ाई करता था मैं। और वहाँ 4 साल रहने के बाद कुछ समय के लिए मैं अपने दादाजी के पास आ गया, जो देवघर में झारखंड में सर्विस कर रहे थे, नौकरी कर रहे थे। अच्छा। वहाँ शिव जी का बहुत प्रसिद्ध मंदिर भी है। हाँ, तो हाँ। वहाँ पर कुछ दिन रहा, फिर वापस दिल्ली आ गया और दिल्ली पब्लिक स्कूल से पढ़ाई लिखाई पूरी करके आई जॉइन किरोड़ी मल कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी। किरोड़ी मल कॉलेज वही कॉलेज है जहाँ से अमिताभ बच्चन जी ने भी पढ़ाई लिखाई की है। इट्स अ वेरी फेमस। और वहाँ पर एक ड्रामेटिक सोसाइटी भी है। और वहीं से पढ़ाई लिखाई करके फिर श्री राम सेंटर में मैंने थिएटर किया। फिर दिल्ली में रहते हुए ही 2 सीरियल मुझे मिले जो दूरदर्शन पर आते थे उस जमाने में, और उन दोनों में मैंने मेन हीरो का रोल किया। एंड आफ्टर दे वर टेलीकास्ट, ये सच है अनजाना पहचाना, अनफॉर्चुनेटली आई डोंट सी देम ऑन यूट्यूब। तो फिर वो जब टेलीकास्ट होने लगे तब मैं मुंबई आया। तो ये संक्षेप में मेरी प्रारंभिक जीवन की कहानी है। जी जी। तो आपका पहला स्टेज अपीयरेंस के बारे में जानना चाहती हूँ, क्योंकि कोई भी एक्टर, स्पेशली इतने अच्छे एक्टर आप हैं, तो बहुत लंबी ही जर्नी रही होगी आपकी। तो पहला स्टेज अपीयरेंस के बारे में कुछ बताइए, कोई किस्सा अगर उससे जुड़ा हुआ हो। इस जमाने में ही एक प्ले बन रहा था और उस प्ले का शीर्षक ही था डोंट यू नो डॉक्टर। कॉमेडी थी। तो जो टीचर साहिबा इस प्ले का आयोजन कर रही थी, उनको एक ऐसे लड़के की जरूरत थी जो डोंट यू नो डॉक्टर बड़े आकर्षक और कॉमिक वे में बोले।
तो उन्होंने सारे बच्चों का ऑडिशन लिया। जनरली वो लेना चाहती थी 5वीं या 6वीं कक्षा के विद्यार्थी को, लेकिन चूंकि मैंने ढूंढ चुनो डॉक्टर एक अमेरिकन और कॉमिक वे में ऐसा बोला जिससे सबको हंसी आ गई, जितने लोग वहां बैठे थे पैनल में उनको हंसी आ गई, तो उन्होंने मुझे वो मेन रोल दे दिया। उसका नाम था डोंट यू नो डॉक्टर। मेरे मदर के पास अभी हाल तक उसकी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ थी, और उसमें मुझे एक मूछ लगा के और गाल में एक बड़ा सा मोल लगा के, पेट पे तकिया बांध के एक मोटा और एक ग्रीडी सा डॉक्टर बनाया गया, और जिसका तकिया कलाम था डोंट यू नो डॉक्टर। वो प्ले स्कूल में इतना पॉपुलर हुआ, लड़के लड़कियों ने इतना पसंद किया, स्टाफ के मेंबरान ने इतना पसंद किया कि जब तक मैं स्कूल में रहा मेरा नाम था डोंट यू नो डॉक्टर। और अगर मेरे पापा भी स्कूल आते थे तो प्रिंसिपल ये कहते थे कि अच्छा वो डोंट यू नो डॉक्टर के पापा हैं आप। तो वो बड़ा प्यार भी थे, और मुझे भी ऐसा लगा कि ये काम करना मज़ेदार है। उसके बाद स्कूल में हर वर्ष नाटक में मैं भाग लेता रहा, कभी हिंदी में कभी अंग्रेजी में। बहुत सारे नाटक मैंने स्कूल में ही कर डाले, करता रहा, कुछ कॉलेज में किया मैंने। और उसके बाद मुझे लगा कि ये थोड़ा प्रोफेशनली करना चाहिए, तो श्री राम सेंटर है दिल्ली में, वहाँ जाके मैंने नाटक किया। और एक नाटक सबसे पहले जो मैंने वहाँ किया वो कुछ शराब की दुकान नाम था शायद, उसमें एक शराबी का रोल। अच्छा। तो मेरे पापा बड़े उत्साहित थे और मेरा पूरा परिवार, क्योंकि श्री राम सेंटर एक नामी जगह है, तो वो सब आए नाटक देखने के लिए और वो बहुत खुश हुए। मैंने हंसाते हंसाते सबको लोट पोट कर दिया। वो कॉमेडी थी। तो अभी मुझे टेलीविजन में कॉमेडी करने का इतना अवसर नहीं मिला है, लेकिन मुझे लगता है कि कॉमिक टाइमिंग अच्छी है मेरी। और फिर वहाँ से एक दूसरा प्ले मैंने किया जो उससे भी बड़ा और भव्य था, जिसका नाम था मेरा भारत महान। उसके 50 प्रोफेशनल शोज हुए और उसमें भी मैं मेन रोल में था, एक स्टूडेंट लीडर के रोल में। और वो नाटक लोगों को बहुत पसंद आया और उससे काम करते करते मैंने बहुत कुछ सीखा। चित्रा शाह थी इसकी डायरेक्टर, जो बिच्छू नाम के प्ले के लिए बड़ी फेमस थी 90s में दिल्ली में। और बाद में वो अनिल शर्मा जो डायरेक्टर हैं मुंबई में, बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, गदर फिल्म बनाई थी और अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, ऐसी फिल्में बनाई थी। उनकी वो मुख्य असिस्टेंट थी चित्रा शाह जी। तो उनके साथ जब मैंने नाटक किया तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, बड़ा मज़ा आया। तो ये मेरी स्टेज की एक्सपीरियंस थी। बाद में दिल्ली में भी मुंबई में भी मैंने एक प्ले किया था, साईं बाबा, जो हमारे मित्र हैं विकास कपूर जी, उन्होंने बनाया था। सुधीर दलवी साहब मनोज कुमार की फिल्म में साईं बाबा थे, वो साईं बाबा बने थे। ऋषभ शुक्ला थे उसमें। सूफी पेंडल साहब जिनका बड़ा नाम हुआ महाभारत में, वो भी एक रोल कर रहे थे। तो वो भी प्ले मैंने मुंबई में आने के बाद। तो ये मेरी एक संक्षिप्त जर्नी है स्टेज में। एक एक्टर के लिए नाटक कितना इम्पोर्टेंट होता है आपके हिसाब से? थिएटर में काम करना या स्टेज पे काम करना, अगर आप टेलीविजन के मतलब जाने के बारे में सोच रहे हैं तो? देखिए, थिएटर जो है वो ग्रामर है लैंग्वेज की। बिना ग्रामर सीखे आप भाषा पूरी तरह से नहीं सीख पाएंगे। लेकिन एक स्टेज आती है, एक अवस्था आती है जब एक एक्टर को जो फिल्म में और टेलीविजन में काम करता है उसको थिएटर की भाषा को थोड़ा भूलना भी पड़ता है। बेसिक डिक्शन, कारण, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके हाव भाव आप टेक पर सीखते हैं। आप उसकी प्रैक्टिस रोज करते हैं तो एक रवानगी आ जाती है। एक हिंदी में भी कहावत है ना कि रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। तो एक खराब एक्टर भी जब कोई काम रोज करता है, आप रोज इंटरव्यू लेंगी लोगों की, तो आप बेहतर और परिष्कृत हो जाएंगी। यू विल स्टार्ट गेटिंग बेटर। तो हम एक ही चीज जब रोज करते हैं और डायरेक्टर हमें बताता है कि इस संवाद को आपको बेटर ऐसे बोला जाना चाहिए, आप अपने हाथ के मूवमेंट को और अच्छा कर सकते हैं, आप अपनी आवाज़ की टोन को और बढ़ाइए, उसी वाक्य पर, उसी लैंग्वेज पर रोज काम होता है। तो यू स्टार्ट गेटिंग बेटर एंड बेटर। आप इम्प्रूव करने लग जाते हैं, आप बारीकियों को समझने लग जाते हैं। मुख्य फर्क जो स्टेज और टेलीविजन या फिल्म में है वो ये है कि टुकड़े टुकड़े में काटकर शॉट्स लिए जाते हैं फिल्मों में, टेलीविजन में।
जबकि स्टेज में एक बार आपने रवानगी पकड़ ली तो अगर गाड़ी हावड़ा एक्सप्रेस दिल्ली से निकली तो कोलकाता जाके रुकेगी, मगर इसमें ऐसा नहीं है। ये किसी भी स्टेशन में रोक सकते हैं, कहीं से भी रिटेक हो सकता है, किसी भी एंगल से आपको दोबारा उसी चीज को करने के लिए बोला जा सकता है। तो आप स्पॉन्टेनिटी पर ज्यादा ध्यान दें। थिएटर एक डिसिप्लिन है, फिल्म एंड टेलीविजन जो है वो ज्यादा स्पॉन्टेनियस है, एड उससे भी ज्यादा है। तो आपको स्टेज की चीजों को सीखना भी है और बहुत सारी चीजों को भूल जाना भी पड़ता है। लेकिन निसंदेह एक नए लड़के के लिए, एक यंग एक्टर के लिए एक्टिंग की बारीकियां सीखने का सबसे बेहतर स्थान आज भी स्टेज ही है। जी। अच्छा, जैसे कि अभी तो श्री कृष्णा में आपकी एंट्री हो गई है, कुछ दिनों पहले आपकी एंट्री हुई है, अभी सुभद्रा वाला एपिसोड चल रहा है, तो कैसे श्री कृष्णा में आपकी एंट्री हुई? वो ऐसा हुआ कि जब मैंने 2 सीरियल दिल्ली में कर लिए, ये सच है, जाना पहचाना, और इसकी शूटिंग होती थी चेन्नई में, जिसको तब मद्रास कहते थे। तब मद्रास था और मुंबई बॉम्बे था। 1994 की बात है ये। तो जब ये मैंने शूटिंग कर ली और ये 95 से टेलीकास्ट प्रारंभ हो गया। एक सीरियल 95 में आया, दूसरा 90। तो जब मैं मद्रास में शूटिंग कर ही रहा था तो एक जेमिनी स्टूडियो है वहाँ बहुत प्रसिद्ध, जो लोग मद्रास के हैं वो जानते हैं। जेमिनी स्टूडियो में मेरे जो प्रोड्यूसर थे मिस्टर देवनाथन, वो कमल हासन साहब के चीफ सेक्रेटरी थे बड़े लंबे समय तक। तो वो बड़े एक वेल नोन आदमी थे मद्रास में। तो जेमिनी स्टूडियो में मैंने देखा कि रजनीकांत साहब की शूटिंग चल रही है, NN सिप्पी साहब एक फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि NN सिप्पी साहब से जाकर मिलूं मैं। तो NN सिप्पी साहब से मेरी मुलाकात हुई, स्टूडियो में आराम से आप मिल लेते हैं एक दूसरे से। तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई मैं यहाँ तो एक लोकेशन शूटिंग करने के लिए आया हूँ, मेरा ऑफिस मुंबई में है, तो आप मुंबई आ जाइए, यू आर गुड, वी विल मीट यू है। अगर कुछ काम का मौका मिला तो मैं आपको जरूर मौका दूंगा। तो चंद्रानी जी, मैं मुंबई आ गया। मैं NN सिप्पी साहब से भी मिला तो उन्होंने कहा कि मैंने जो लास्ट फिल्में बनाई हैं वो इतनी चली नहीं, बट यू हैव ए गुड पोटेंशियल, आई हैव सीन योर वर्क ऑन टेलीविजन। मैंने उनको बताया था फलाना टाइम पर आप देख लीजिए, मेरा काम आ रहा है। और सिप्पी साहब ने बड़े बड़े सितारों के साथ काम किया है, सभी बड़े सितारों के साथ बहुत लंबे समय तक। तो उन्होंने कहा कि यू हैव ए वेरी गुड पोटेंशियल बट यू विल हैव टू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम इन मुंबई, इन बॉम्बे, देन बॉम्बे। तो मैं वहाँ पर जो है लोगों से मिलता जुलता था, और फिल्मों में काम बहुत कम होता है, इट्स नॉट लाइक टेलीविजन। आपकी एक मीटिंग महीने में होती है, कभी 2 मीटिंग हो जाए, इससे ज़्यादा नहीं होती। और जब आप एक पर्टिकुलर शॉट के लिए ट्राई कर रहे हो तो आपके पास बहुत ज़्यादा नहीं होता है कि आप रोज़ ऑडिशन दें और उस तरह का काम करें जो आजकल होने लग गया है। तो आई हैड लॉट ऑफ फ्री टाइम इन माई हैंड, और फिल्मों में बड़ा वक्त लग रहा था, मेरे पैसे भी खत्म हो रहे थे। तो आई वॉज सिटिंग इन नटराज स्टूडियो, जहाँ पर उमेश मेहरा साहब और शक्ति जी और प्रमोद चक्रवर्ती, जिनसे मैं मिला करता था, इन सबका ऑफिस था। तो मेरा ये भाग्य कहें, सौभाग्य कहें कि विलास राज जी ने मुझे देखा, और वो कंस का रोल कृष्ण में कर रहे थे। उन्होंने ही स्वप्निल को मिलाया था, मुझे बाद में पता चला। अच्छा। और उन्होंने मुझे कहा कि आप जाकर सागर साहब से मिलिए, और मुझे लगता है कि यू विल फाइंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग देयर, बिकॉज जिस तरह की पर्सनैलिटी आपकी है वो सागर साहब को बहुत पसंद है। तो मैं सागर साहब से मिला। उन्होंने मुझे कहा कि ये ठीक है कि आपने ये काम किया है और ये स्टेज है, बट वी नीड वेरी स्पेसिफिक काइंड ऑफ कैरेक्टर्स इन द सीरियल दैट वी आर डूइंग। कृष्णा बना रहे थे, तो मुझे एक बार आपको देखना पड़ेगा। एंड आई ऑल्सो टोल्ड हिम कि सर आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन अर्जुन रोल, क्योंकि मेरे फादर को वो कैरेक्टर बहुत पसंद था जब महाभारत आई। मैंने उनसे कहा कि प्लीज कंसिडर मी ओनली फॉर दिस कैरेक्टर। ही वॉज वेरी स्वीट, ही सेड कि मैं आपको जरूर बुलाऊंगा याद करके। And then I went home and I also wrote him a letter in which I mentioned my Delhi number। और मैं फिर वापस आ गया, और फिर मैं दिल्ली में मेरा मन नहीं लगा,
तो मैं ट्रैकिंग के लिए चला गया हिमालय के लिए, वो अलग कहानी है। मैंने बहुत ट्रैकिंग वहाँ की, और फिर 1.5 पौने 2 साल बाद जब पांडवों का ट्रैक शुरू हुआ तो पापा जी रामानंद सागर जी कॉल्ड मी फ्रॉम दिल्ली, और आनंद जी, मोती जी, पापा जी हिमसेल्फ, दे ऑल स्क्रीन टेस्टेड मी। वहाँ पर करीब मेरे ख्याल से 450-500 लड़के आए थे जो बॉम्बे में स्क्रीन टेस्ट होने के बाद सिलेक्ट होकर आए थे। पहले बॉम्बे में एक स्क्रीन टेस्ट हुआ था, लेकिन न तो मैंने बॉम्बे में स्क्रीन टेस्ट दिया था, और न मैंने लक्ष्मी स्टूडियो जहाँ पर कृष्णा की शूटिंग हो रही थी, मुझे और किसी कैरेक्टर के लिए स्क्रीन टेस्ट नहीं लिया गया। मुझे सिर्फ कॉस्ट्यूम पहनाकर पापा जी ने देखा कि हाउ डू आई लुक इन दैट कॉस्ट्यूम। ही हैड प्रॉब्ली फेथ इन माई अदर एबिलिटीज, या उनको ये लगा कि मैं करवा लूँगा। तो मेरा चयन हो गया कृष्णा के लिए, अर्जुन बन गया मैं। और शुरुआत के कुछ प्रारंभिक सालों में आई थिंक 1.5 दिल्ली से आता था, मैं शूटिंग करके वापस जाता था। एंड लास्ट 1.5 years आई शिफ्टेड बैग एंड बैगेज अगेन टू बॉम्बे। और सबसे ईश्वर और सागर साहब की बड़ी कृपा रही है, महासागर भी, महादेव भी, लगातार काम करते रहे। आपका मतलब ये जो अर्जुन का जो चरित्र आपने प्ले किया था वो इतना इतना मतलब परफेक्ट था, इतना अच्छा था कि तो शायद ही मतलब सबको ऐसा ही लगा कि रियल अर्जुन ही देख रहे हैं सब लोग। तो ऐसा हुआ कि एक तो हमने बड़ी मेहनत की अपने कैरेक्टर को समझने के लिए। जो हमारी समझ थी, हमारी पढ़ाई थी, उसके हिसाब से भी हमने सोचा। और सागर साहब ने पूरी लाइफ लगाई थी रिसर्च करने में कि हर कैरेक्टर का कैसा डेवलपमेंट होगा, हर कैरेक्टर जो है किस तरह से चलेगा, किस तरह से बोलेगा। वो एक्टिंग में बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करते थे, मगर वो एक्टर के बैकग्राउंड के बारे में समझाते ज़रूर थे। उन्होंने मुझे समझाया था कि अर्जुन वॉरियर भी है, और जैसा आपने सीन देखा था कि नर और नारायण ने पिछले जन्म में तपस्या की थी हिमालय में, तो ही टोल्ड मी अबाउट दैट ऑल्सो कि कृष्ण से उनका पुराना कनेक्शन है। और अर्जुन वॉरियर में सर्वश्रेष्ठ तो था ही, साथ ही ही वॉज ऑल्सो ए वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। उनमें एक बहुत ही अच्छे और विनम्र भाई के लक्षण थे, बहुत अच्छे फ्रेंड थे, बहुत अच्छे प्रेमी थे, बड़े वो डेलिकेट व्यक्ति भी थे और बड़े टफ वॉरियर भी थे। ये सारी चीज़ों को हमें कैरेक्टर में अपने समावेश करना था। दूसरा ये हुआ कि क्योंकि हम लोग सोशल सीरियल करके आए थे, तो मोती जी और आनंद जी जो पापा जी के बेटे थे, उन्होंने हमें कुछ क्लासिकल मैनरिज्म सिखाया। स्पेशली आई रिमेम्बर मोती जी कि आप जब कैरेक्टर में अपने बॉडी लैंग्वेज को या हाथ को यूज करते हैं या ऐसे करते हैं, तो वो किस प्रकार से करेगी, उसकी एक छोटी सी वर्कशॉप उस जमाने में उन्होंने रखी। तो हम लोग वो भी सीखते गए धीरे धीरे। मैंने अपना भी स्टाइल कुछ रखा कि भाई अर्जुन खड़ा होगा तो कैसे खड़ा होगा। अगर आप देखेंगे सीरियल में तो मैं अपने धनुष को बहुत ही ध्यान से हैंडल करता हूँ। आई हैव ए स्वैग अबाउट हैंडलिंग माई धनुष। वो मैंने सीखा कि जब क्रिकेट के बैट्समैन होते हैं, वो जब बैटिंग करते हैं, तो कुछ बैट्समैन ऐसे थे जो बैट को रोल करते थे। यू कैन अनम्यूट योर माइक सो दैट आई कैन ऑल्सो हियर यू। तो कृष्णमाचार्य श्रीकांत थे, मैंने उनका टेस्ट मैच देखा था दिल्ली में, तो वो बैट को ऐसे रोल करते थे हाथ में। दैट वॉज वेरी अट्रैक्टिव टू मी। मैं भी क्रिकेट खेलता था थोड़ा, तो मैंने सोचा कि धनुष को होल्ड करना और धनुष को कंधे में लगाना, बाण निकालना, इसका एक स्टाइल ईजाद की जाए कि भाई कैसे करे जो आकर्षक भी लगे और नेचुरल भी लगे। तो वो हमने अपनी तरफ से इम्प्रोवाइज किया। करते 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 वो कैरेक्टर धीरे धीरे ऐसा रंग रूप ले लिया जो आप आज अपने स्क्रीन में देख पाते हैं। और बिल्कुल वो इतना अमेजिंग था। मैं आपको बताती हूँ एक इंसिडेंट। जैसे कि मैं एक क्लासिकल डांसर हूँ, तो जैसे एक बार हम लोग का एक प्रोग्राम हो रहा था, तो शहर का जो मेन जो मैं असम से हूँ, एक्चुअली बेंगोली हूँ बट फ्रॉम असम। तो वहाँ पे तो वहाँ पे एक्चुअली सिलचर नाम का एक शहर है, वहीं पे मेरा घर है। तो वहाँ पे जो मेन सबसे बड़ा स्टेज जो है, मंच है, वो डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी है हमारी। तो वहाँ पे एक प्रोग्राम था हम लोग का, चित्रांगदा, एक डांस ड्रामा टैगोर का लिखा हुआ। तो
तो उन्होंने अर्जुन और चित्रांगदा की स्टोरी पे मणिपुर की राजकुमारी चित्रांगदा की स्टोरी पे एक डांस ड्रामा लिखा था टैगोर ने, तो उसी के ऊपर हमारा शो था। तो मुझे साफ याद है कि मतलब जो लड़का अर्जुन की भूमिका निभाने वाला था तो उसको आपकी फोटो दी गई थी प्रिंट आउट निकाल के कि इनको फॉलो करना है। वी रिमेम्बर दैट। मैं आपसे एक बात कच्छ में अर्जुन और कृष्ण की एक फोटो थी, उन्होंने वो फोटो दिखाई थी और उन्होंने कहा था कि देखकर ही मुझे लगा हमारे कृष्ण और अर्जुन ऐसे होंगे। एंड दैट फोटोग्राफ हैड लॉट ऑफ रिसेम्बलेंस टू मी इन दैट स्मॉल मुस्टैच जो दी थी उन्होंने। ज्यादातर अर्जुन को कई बार मोटी मुस्टैच भी देते हैं लोग, मगर उस फोटोग्राफ में वैसा ही था। और कृष्ण भी कुछ कुछ वैसे थे जैसे कि अपने सर्वदमन हैं कृष्णा में। तो पापा जी की विजुअलाइजेशन बहुत अच्छी थी। बाद में अभी कुछ दिन पहले भी मैं एक बार हरिद्वार गया था, तो वहाँ पर बड़े ज्ञानी लोग हैं गंगा सभा के अध्यक्ष वगैरह, तो वो मुझे कहने लग गए कि क्लासिकल कैलेंडर्स में और सालों पहले पुस्तकों में कल्याण नाम की एक पत्रिका है, स्पिरिचुअल मैगजीन, जिस तरह की फोटोग्राफ अर्जुन की थी उससे आप बड़े मेल खा गए, इसीलिए बहुत लोगों ने पसंद किया उसको। और मैंने भी ये कोशिश की कि उस कैरेक्टर में कोई ऐसी बॉडी लैंग्वेज में या डायलॉग बोलने में ऐसी कोई ओछापन ना हो जो लोगों के सेंसिबिलिटी को, उनकी श्रद्धा को कहीं से हर्ट करे। तो दोनों तरफ से मिलजुल कर एक अच्छी चीज तैयार हुई। एक्चुअली इतना बड़ा कैरेक्टर निभाना मतलब अपने आप में बहुत ही चैलेंजिंग बात है। इतनी लोगों की श्रद्धा विश्वास जुड़ा हुआ है और इतना बखूबी निभाना कि सबके दिल में बस जाना, वो तो और भी बड़ी बात है जो आपने किया है। थैंक यू। मैंने भी कहा कि ट्रैकिंग वाला आपका एक स्टोरी है कि आप हिमालय में निकल गए थे ट्रैकिंग में, तो कुछ वो कहानियां सुनाइए, क्या हुआ था, कैसे हुआ था? हुआ ऐसे कि जब मैं दिल्ली वापस थे तो बहुत समय के लिए मैंने सोचा वापस थिएटर कर लूँ या कुछ और दूसरा शो वगैरह कर लूँ, लेकिन बॉम्बे से आने के बाद दिल्ली के थिएटर सीन में मेरा मन नहीं लगा, न मैं वहाँ पर शो करना चाह रहा था। तो मैं वैसे ही एक बार हरिद्वार ऋषिकेश चला गया। हरिद्वार में एक जगह है मोती बाजार, वहाँ पर मैं कुछ खरीद रहा था, मुझे रुद्राक्ष माला और स्फटिक जैसी चीज़ें। तो मुझे वहाँ पर दो साधु मिले, बड़े यंग मेरी ही एज के थे। वो ऐसा लग रहा था कि शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं, कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो मैंने उनको बोला कि प्रभु जी आप चलो मैं लस्सी पिलाता हूँ। वो अमूमन जो साधु होते हैं, सन्यासी होते हैं, वो किसी से लस्सी नहीं पीते, मगर वो भी मेरी एज के ही थे। उनको लगा कि चलो ठीक है पी लेते हैं, तो वो लस्सी पीने मेरे साथ आ गए। बातचीत में पता चला कि उनके 20 सन्यासियों का दल 4 धाम यात्रा पर पैदल जा रहा है। ये बात है 95। तब वो उत्तराखंड इतना डेवलप नहीं हुआ था जैसे अभी हो गया है, इतनी सड़कें भी नहीं बनी थी और बहुत कम लोग जाते थे। अभी तो बहुत भीड़ होती है वहाँ पे। तो जब उनके गुरुजी मुझे मिले तो उनमें थोड़ी सी आनाकानी वो कर रहे थे कि भाई ये कैसे हमारे साथ आएंगे। तो उनके जो एक बुजुर्ग साधु थे उन्होंने कहा कि ठीक है आप चलो आ जाओ हमारे साथ, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप अपनी ये वेशभूषा जो मेरी जीन्स और टी शर्ट की थी ये चेंज कर लो। तो पहाड़ी बाजार है एक, कनखल में एक जगह है जो लोग जाते हैं हरिद्वार, वहीं पर मैंने वो उनकी तरह की ही गेरुआ वस्त्र ले लिया और उनकी ही टोली में मुनि की रेती एक जगह है ऋषिकेश में जहाँ से पैदल मार्ग बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री के लिए निकलता है। वो रास्ता अभी बंद कर दिया गया है। पुराने जो लोग हैं उनको पता है। 95 तक उस रास्ते में कभी कभार पुराने साधु लोग जाते थे, तो मैं उनकी मंडली में ही साथ चला गया। अब उनका सिस्टम ऐसा था कि जहाँ पर रात हो जाती थी तो वहाँ पर वो स्टोव वगैरह डाल के रोटी वोटी सेक लेते थे, कभी लकड़ी में कुछ बना लेते थे और कभी कोई गांव मिल जाए पहाड़ी तो वहाँ लोग जो देते थे दान वगैरह मंदिर में वो बना लेते थे खाना। भजन कीर्तन करते थे और पूरे उत्तराखंड के सबसे रमणीक स्थलों से होकर हमने पूरे 4 धाम की यात्रा की। तो मुझे बड़ा आनंद आया। उसके बाद वो बद्रीनाथ से मानसरोवर वगैरह के लिए आगे जा रहे थे, तो मैं वहाँ नहीं जा सकता था, मैं रुक गया।
लेकिन मैंने सोचा कि भाई जो आनंद आया है ये मेरा मन भरा नहीं, मैंने सोचा ये और करना चाहिए मुझे। तो इत्तेफाक से उत्तर काशी में मुझे पता चला कि ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो फॉरेनर्स को ट्रेकिंग पे ले जाती है और वहाँ पर कल्चरल वॉलंटियर्स की ज़रूरत पड़ती है जो अंग्रेजी में जो फॉरेनर्स हैं उनको एक्सप्लेन करें कि भाई गंगोत्री का क्या महत्व है और फलाने जगह की कल्चरल हिस्ट्री है, क्योंकि लैंग्वेज की बैरियर होती थी, नॉट एवरीबडी वॉज गुड इन इंग्लिश। तो मैंने फिर उनके साथ ज्वाइन कर लिया एज ए कल्चरल वॉलंटियर एंड आई वेंट टू ऑल द फेमस प्लेसेस इन द हिमालयाज, जैसे कि सतोपंथ है एक जगह बद्रीनाथ माना के ऊपर, जोड़ी ताल है, स्वर्गारोहिणी है, यमुनोत्री के बगल में सप्त ऋषि है, सप्त ऋषि कुंड बड़ा फेमस है वो, तुंगनाथ, क्योंकि केदारनाथ के अलावा 5 केदार और हैं, तो वो केदार भी बड़े रमणीक हैं। एक चोपता नाम की जगह है, वहाँ से तुंगनाथ के लिए जाते हैं, वो भी केदार हैं। एक उत्तर काशी एक जगह है, उसके पास एक दयारा बुग्याल है, वो भी बड़ा प्रसिद्ध है। एक पराशर कुंड है जो कि हिमाचल प्रदेश में है, कुल्लू वैली में, वहाँ गया मैं। लाहौल स्पीति जो कि हिमाचल में है, शिमला के पास, वहाँ पर कल्पा और सांगला वैली है। ये बड़े रिमोट जगह है थी उस समय, अब तो बहुत सारे लोग पहुँच भी जाते हैं, बट दैट टाइम इट वाज रियली रिमोट और मुझे बड़ा मज़ा आया। आई हैड द टाइम ऑफ माई लाइफ। लाइफ में जब आप यंग होते हैं तो आपको चैलेंजेस बड़ी अच्छी लगती है, आप ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहां सामान्यतः दूसरा व्यक्ति नहीं पहुंच सकता। इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी, आई फील चेरिश देम। मैं छोटे ट्रैक्स के लिए जाता हूं कभी कभी, व्हेनेवर आई गेट टाइम। उत्तराखंड साल में मेरा 1 या 2 बार जाना होता ही है, या नीलगिरी जाना होता है। तो इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, ए मेमोरेबल एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ। इंटरेस्टिंग बात है कि नर और नारायण दोनों हिमालय और वही जगह पे थे, और आप और सर्वदमन जी दोनों का कनेक्शन वही से जुड़ा हुआ है। हमेशा ऐसा लगा कि मैं यहाँ पर पहले कई बार आ चुका हूँ, मुझे हर जगह बड़ी फेमिलियर लगी। मुझे याद है कि जब मैं गंगोत्री से गोमुख जा रहा था, जहाँ पर एक्चुअल गंगा निकलती है, तो बीच में तपोवन था। तो एक्चुअली मैं जब पहली बार जा रहा था तब भी मैं अपने गाइड को कह सकता था कि रास्ता ऐसे जा रहा है और वहाँ पर ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा लग रहा था मुझे कि मैंने ये जगह बहुत अच्छे तरीके से कई बार देखी। ये फीलिंग मुझे आई। और फिर मैं जब ऋषिकेश आया तो वहाँ भी बड़ा आनंद आया। मुझे ऐसा लगता था कि कई बार मैं यहाँ रह चुका हूँ। नीलकंठ मंदिर गए, वहाँ हाथी एक्चुअली उस समय पर मैंने कई देखे, हाथी आते थे। तो मुझे लगा कि जब गणेश जी का मस्तक काट के विष्णु भगवान ने उनको हाथी का मस्तक लगा दिया, वो यही जगह रही होगी जहाँ से उनके चक्र मस्तक को लाकर गणेश जी में लगाया। तो मैंने बाद में वो सीन भी किया श्री गणेश नाम के सीरियल में, जहाँ विष्णु बना था मैंने। तो इस तरह से हिमालय से बड़ा अच्छा कनेक्शन रहा। और वो नंद नारायण का जब प्रसंग हुआ तो मैं और एसडी दोनों बहुत प्रसन्न थे। हमें ऐसा लगा कि एक छोटी तीर्थ यात्रा हमने सीरियल में ही कर ली। आप दोनों की दोस्ती कैसे हुई और कैसा बॉन्डिंग कैसा था, कैसा है अब तक, कैसा है वो बॉन्डिंग? हमारी दोस्ती ऐसे हुई कि जब हम प्रोमो शूट करने लग गए श्रीमद् भगवद गीता का, पहले हम उसके पहले मैं और पांडव ऑलमोस्ट 13 या 15 एपिसोड शूट कर चुके थे, जिसको बाद में बहुत सारा भाग एडिट कर दिया गया, क्योंकि उस समय स्वप्निल जोशी थे कृष्ण। फिर पापा जी को लगा कि नहीं, पांडव की इंट्रोडक्शन जो है वो बड़े कृष्ण के साथ होनी चाहिए, जैसा कि आपने देखा डीडी नेशनल पे। तो उन्होंने बहुत सारे सीन एडिट कर दिए, बहुत सारे सीन नहीं दिखाए गए। तो मेरी मुलाकात एसडी से तब हुई जब हम पहला प्रोमो भगवद गीता का शूट कर रहे थे, जो पापा जी स्वयं कर रहे थे। तो सर्वदमन जी ने मेरे से पूछा कि भाई आपने पहले परिचय हुआ, सागर साहब ने कहा ये अर्जुन है, ये कृष्ण है। तो उन्होंने पूछा कि आपने भगवद गीता पढ़ी है कभी? तो मैंने उनको कहा कि मैंने भगवद गीता पढ़ी है, 5 संस्करण अलग अलग, गीता प्रेस गोरखपुर, ए पार्थसारथी जी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की गीता, चिन्मयानंद जी की गीता, और हमारे गुरुदेव थे दयानंद सरस्वती जी, जिनका आश्रम ऋषिकेश में है, उनकी भी एक बहुत क्लासिक गीता है।
मैंने कहा ये सब पढ़ी है। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि भाई आप कुछ समझे भी या केवल आपने पढ़ लिया है? तो मैंने उनको कहा कि थोड़ा मैंने समझा है और बाकी आप सीरियल में समझा देना प्रभु। तो इस बात पर उनको हंसी आ गई और हमारी दोस्ती हो गई। तो सीरियल के दौरान हमारी बहुत अच्छी दोस्ती रही। हर दिन हर रात हम साथ में ही रहते थे। फिर मेरा रोल जब खत्म हो गया कृष्णा में, तो सरदमन जी का रोल और भी आगे चलता रहा 2 साल मेरे बाद। तो जब भी वो आते थे मुंबई, तो मैं उनसे हर दिन हर शाम को मिलता था। मैंने घर भी उनके घर के बहुत पास लिया था कि हर दिन हमारा मिलना जुलना होता रहे। तो 2006 तक जब तक वो मुंबई में थे तो लगातार मुलाकातें होती रही। फिर वो जब ऋषिकेश चले गए तो ऐसा हो गया कि वो दूर रहे या पास रहे, सदैव हमारे दिल में रहते हैं। और गाहे बगाहे जब उनका मन कर जाता है, जब फ्री होते हैं या मैं भी उपलब्ध होता हूँ, तो हम बात कर लेते हैं। आज ही मेरी उनसे बात हुई है 2 घंटे। और एक सीरियल, आपके तो मैंने बहुत सारे सीरियल देखे हैं, बहुत से, क्योंकि आपने तो बहुत सारे कैरेक्टर्स कर रखे हैं। पौराणिक कैरेक्टर्स में तो ऑलमोस्ट विष्णु पुराण में भी तो आप थे, इंद्र के रूप में थे ना। हाँ। और एक थी आपकी उपनिषद गंगा, जो बहुत मतलब मेरी तो फेवरेट थी, क्योंकि उससे पहले वाले सीरियल्स के टाइम में मैं स्कूल में थी या फिर जस्ट कॉलेज में एंट्री हो रही थी। विष्णु पुराण के टाइम पे मैं शायद एचएस या ग्रेजुएशन में थी, तो अच्छा। ऐसा था। और उपनिषद गंगा के टाइम में मैं मास्टर्स में थी, समझ में भी आता था कुछ कुछ और बहुत ही अच्छा लगा था। आपने बहुत सारे भूमिकाएं निभाई थी। एक तो मुझे याद है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो आपने वेद व्यास की भी भूमिका निभाई थी शायद। भूमिका वेद व्यास जी, महाराज वेद व्यास की मैंने निभाई थी। वेद व्यास जी जो है उनको विष्णु भगवान का ही अवतार कहा जाता है, भगवान वेद व्यास कहा जाता है। तो उन्होंने भगवद गीता भी लिखी, महाभारत भी लिखा, और श्रीमद् भागवत जो ग्रंथ है जिसमें श्री कृष्णा बेस्ड है, उसके रचयिता भी वही थे। और कथा भी आप जानती होंगी कि श्री गणेश जी ने स्वयं लिखा था वेद व्यास के कहने पर, और वो रहते थे बद्रीनाथ में, इसीलिए बद्रीनाथ को बादरायण कहते हैं, जो कि वेद व्यास जी का ही एक नाम है। और वहीं का वो दृश्य भी था जो उपनिषद गंगा में दिखाया भी गया। जब नारद जी मिलने आते हैं तो वो जो है अलकनंदा को क्रॉस करके आते हैं, जो बद्रीनाथ में बहती है गंगा की धारा, उसको अलकनंदा कहते हैं। तो वो भी बड़ा पवित्र रोल था। और उसके लिए मैं आपको बताऊं कि डॉक्टर साहब ये चाहते थे कि सीरियल में वेद व्यास पहले यंग है, फिर मिडिल एज है और फिर ओल्ड है, 3 अवस्था पार करनी थी उनको। तो उसके लिए बड़ा स्पेशल मेकअप और गेटअप भी उन्होंने मंगवाया। मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ी उसके बॉडी लैंग्वेज पे। गुरुदेव डॉक्टर चंद्र प्रकाश जी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, ना तो कंटेंट में, ना तो एक्टिंग में, और न ही प्रेजेंटेशन में। तो डॉक्टर साहब और उनकी पत्नी मंदिरा जी, जो मुझे बहुत प्यार करती हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत की उस कैरेक्टर में और मुझे स्पेशली चुना वेद व्यास जी के लिए। और वो कैरेक्टर लोगों को बहुत पसंद आया। जब पुराने वेद व्यास आते हैं जिससे कहानी प्रारंभ होती है, तो मेरे घर वाले भी मुझे नहीं पहचान पाते, इतना उसमें मेकअप और गेटअप का काम है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और मतलब और वेद व्यास जी की कहानी, मतलब इतनी लंबी तक कैसे वो कहानियां कलेक्ट करते हैं, कैसे वो डिसीजन लेते हैं, इतना सुंदर तरीके से दिखाया था। शायद ही मतलब महाभारत के बीच में जो इनका पार्ट है, उससे ज्यादा लोग बहुत ही कम जानते हैं उनके बारे में कि एक बात कैसे मैं और ऐड करता। जी जी। ऐसा हुआ कि उत्तरकाशी में चिन्मयानंद जी का बहुत बड़ा आश्रम है, स्वामी चिन्मयानंद, जिनका मुख्य आश्रम जो है वो है मुंबई में, लेकिन उनका बहुत बड़ा आश्रम एक वहाँ भी है अपने उत्तरकाशी में। और चिन्मयानंद जी के गुरु महाराज जो थे, उत्तरकाशी के ऊपर एक जगह है तपोवनम, वहाँ पर रह के काफी समय तक उन्होंने तपस्या की थी। तो जब मेरा कोई लेना देना भी नहीं था उपनिषद गंगा में, मैं उस आश्रम में बहुत दिन रहा, स्वामी चिन्मयानंद जी के आश्रम में। और मुझे उनकी पुस्तकें बहुत अच्छी लगती थी। कि मुलाकात जो है उनसे हुई, उनके जो शिष्य थे स्वामी तेजोमयानंद जी से,
और मैं उनके बहुत सारे लेक्चर मुंबई में अटेंड करता था। उस समय ये पता भी नहीं था कि उपनिषद गंगा बनेगा, तो मेरा एक संपर्क उनसे पहले से था। तो जब उपनिषद गंगा कार्य पहले मेरे पास आया तो मैं किसी वजह से नहीं कर पाया, मैं दूसरे प्रोजेक्ट में बिजी था, मुझे बहुत दुख हुआ। वापस जाके मैंने मंदिरा जी से, जो डॉक्टर साहब की पत्नी है, वो डायरेक्टर थी, तो उनको मैंने ये कहा कि बाकी के जो 13 एपिसोड मिस हो गए हैं डेट की वजह से, मैं बाकी सब में काम करना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे तकरीबन उसके बाद लगभग हर कहानी में ही काम दिया और मुझे बहुत आनंद आया। वो सब्जेक्ट ही मुझे बहुत प्रिय है, वेदांत कहते हैं उसको। सारे वेदों का अंत वेदांत, बड़े में आप उपनिषद कह सकते हैं। और वो सच में बहुत ही मतलब जैसा नाम था शो बिल्कुल वैसा ही था। मैंने अपने घर में अभी तक सीडी रखी हुई है। कभी भी मतलब कभी कभी होता है कि बहुत सारे कंफ्यूजन है, कभी लो फील हो रहा है, तो बस कोई भी एक एपिसोड आप चूज कर लो, देख लो, मन प्रसन्न हो जाता है। आपको भी देखना चाहिए, आपके बच्चों को भी देखना चाहिए। हमारे जो पूरी धरोहर है हमारे सोच की, भारतीय सोच की, उसका बड़ा ही कंडेंस्ड और विशुद्ध रूप है। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि अब वो ऑडियो वीडियो माध्यम में है, वरना तो आपको उपनिषद पढ़ के उसका सार किसी गुरु से समझना पड़ता। पुराने जमाने में ऐसा ही होता था। और एक ये बात भी है कि आजकल के जो बच्चे हैं उनको पढ़ने में इतनी रुचि भी नहीं है, तो एक डॉक्यूमेंटेशन हो जाता है तो देख भी लेते हैं, समझने की कोशिश भी कर लेते हैं। वो एक बहुत जरूरी बात है। एक मतलब एक शो का बन जाना, एक शो का बन जाना मतलब एक कहानी का या फिर एक हमारे एक धरोहर का एक डॉक्यूमेंटेशन हो जाना कि वो हमेशा के लिए स्टोर हो गया। आपने 94, 95, 96 उस दौर में भी काम किया है और अब भी काम कर रहे हैं, तो टेक्नोलॉजिकल बहुत सारे चेंजेस आ गए होंगे इन दिस पीरियड। तो क्या डिफरेंस फील करते हैं तब के वर्क एनवायरनमेंट में और अब के वर्क एनवायरनमेंट में? देखिए, सबसे बड़ी बात तो एक थी, उस वक्त सोशल मीडिया ही नहीं था। ये यूट्यूब और गूगल मीट जिसमें हम बातचीत कर रहे हैं, इस तरह की कोई सुविधा नहीं थी। हम काम करते थे, हमें ये पता था कि ये सीरियल नंबर 1 है क्योंकि दूरदर्शन से एक रिपोर्ट आती थी, मगर हमारा डायरेक्ट संपर्क ऑडियंस से उतना ही हो पाता था जहां हम जाते थे व्यक्तिगत रूप से। हम जहां नहीं जाते थे वहां हमें पता नहीं था कि ये सीरियल कितने लोग देख रहे हैं और कितना पसंद कर रहे हैं। ये अब हमें तुरंत पता चल जाता है। दूसरी बात टेक्नोलॉजी की ये हुई कि अब काम करना थोड़ा आसान है। आजकल ज़्यादातर सेट जो है वो एयर कंडीशन है, लाइट सॉफ्ट है, कैमरा की रेजोल्यूशन ज़्यादा अच्छी है, बहुत सारे डिपार्टमेंट के हेड है जो सारी चीज़ों को देखते हैं। हम कई बार अपनी कंटिन्यूटी का ध्यान खुद रखते थे कि फलाने सीन में हमने वो धोती पहनी थी और ये सीन उस सीन के बाद आ रहा है तो मेरी धोती वैसी ही होनी चाहिए, क्योंकि अर्जुन की कई कलर की धोतियाँ थी। तो अगर वो असिस्टेंट भूल जाए, अपने नोटबुक में गलत नोट करे, तो हम ही याद रखते थे। आजकल वो पूरा डिपार्टमेंट है जो इसका ध्यान रखता है कि कंटिन्यूटी क्या है। मोबाइल से फोटो खींच लेते हैं। मॉनिटर तो खैर हमारे ज़माने में आ गया था, लेकिन इतनी सुविधा भी नहीं थी कि हर चीज़ को आप मॉनिटर में चेक कर सके। तो टेक्नोलॉजी के प्रोसेस आगे बढ़ने से काम करने की सहूलियत हो गई है, काम इजी हो गया है। उस वक्त हम पूरे दिन 5 दिन शूटिंग करके एक एपिसोड बनाते थे, जो सैटरडे को जाके एडिट होता था, डब होता था, संडे को टेलीकास्ट होता था। आजकल इतनी सुविधा है कि आप हर दिन एक एपिसोड बनाते हैं और तभी आप डेली सोप देख पाते हैं। मल्टीपल कैमरा का सेटअप है, ऑनलाइन एडिटिंग है, एफएक्स बहुत बढ़ गए, जो स्पेशल इफेक्ट्स बोलते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें जिसमें आपको बड़ा वक्त लगता था, जैसे स्पीड जा रही है, पीछे कोई दृश्य क्रिएट करना है, अब वो बड़ी आसानी से हो जाता है। तो अब इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, कंप्यूटर ग्राफिक्स में एनिमेशन हम कर लेते हैं। सो द प्रोग्रेस हैज बीन इन द राइट डायरेक्शन, इट मेक्स अस मोर कंफर्टेबल। लेकिन मुझे लगता है नई जनरेशन भी बहुत मेहनत करती है, बहुत कुछ सोचती है, अलग अलग तरीके से
मैंने आजकल सेट पर देखा है कि लड़के लोग अपने मोबाइल से खींच लेते हैं कि मेरा कौन सा एंगल अच्छा लग रहा है, मैं किस टेम्पो में डायलॉग बोलूँ तो अच्छा लग रहा है, उसको रिकॉर्ड करके चेक कर लेते हैं। हमें वो सुविधा नहीं थी, हमें बहुत टाइम लगता था कि हम करेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो समझने में थोड़ा वक्त गुजर जाता था। कई बार हम शूटिंग के लिए निकल जाते थे जब एपिसोड टेलीकास्ट हो रहा है, तो मैंने अपने कई एपिसोड कृष्णा में मिस कर दिए थे, अब सब मैं देख रहा हूँ। तो हमें ये समझ नहीं आता था हम अच्छा कर रहे हैं, खराब हो कर रहे हैं। वी वर ओनली डिपेंडेंट ऑन द डायरेक्टर। डायरेक्टर का बड़ा महत्व था। आजकल के सीरीज में कई डायरेक्टर्स हैं जो आजकल के डेली सोप्स आते हैं, तो एक डायरेक्टर का वो विजन नहीं है, वो कई डायरेक्टर्स की मिली जुली, स्टोरी राइटर्स की मिली जुली विजन है। समटाइम्स इट वर्क, समटाइम्स इट डजंट। तो एक ये डिसएडवांटेज है। उस वक्त कोई इंटरफेरेंस नहीं होती थी। अगर पापा जी सीरियल बना रहे हैं या बीरा चोपड़ा बना रहे हैं तो कोई ये हिमाकत नहीं करेगा कि उनको कोई सलाह मशवरा दे। दे वर ओपन टू एडवाइस। अगर आप अच्छी सलाह हम भी देते थे तो वो सुनते थे, मगर ये हिमाकत नहीं करेगा कि भाई आप अजूब से ये लाइन बुलवा दें, वो सीन चेंज कर दें, टीआरपी के लिए इसको बढ़ा दें, उसको घटा दें। तो आजकल ऐसा कभी कभी होता है, कभी कभी उससे फायदा भी हो जाता है और कभी कभी ऐसा होता है कि कहानी में हम वो चीज़ दिखाने लग जाते हैं जो शायद है ही नहीं। तो इट वर्क बोथ वे। डबल एज नाइफ जिसको बोलते हैं वो है जी। सिया के राम में भी आपने काम किया था, राम के गुरु वशिष्ठ मुनि के रूप में ना, उस कैरेक्टर को प्ले किया था। जैसे कि वशिष्ठ मुनि का एक आश्रम है गुवाहाटी में लोकेटेड, बहुत ही फेमस है। हाँ, तो वहां पे जब गए थे हम लोग तो देखा था, मतलब आपका जो लुक था वो बियर्ड लुक एंड ऑल, तो बहुत ही मतलब सिमिलर था वहाँ की जो मूर्ति बैठी हुई है उससे। तो सिया के राम में बहुत सारी मतलब आई थिंक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी एंड वो सब यूज किया गया था। उसके एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बताइए। बहुत बड़ा धारावाहिक था। श्री अनिरुद्ध पाठक जी हैं, बहुत ही क्रिएटिव व्यक्ति हैं, बहुत बड़े बड़े धारावाहिक बनाए हैं उन्होंने। देवों के देव भी महादेव उन्होंने ही डिजाइन किया था। और इसके डायरेक्टर हैं निखिल सिन्हा साहब, जिन्होंने सागर साहब के साथ भी बहुत काम किया है। तो उनकी परंपरा को, चीज़ों को प्रेजेंट कैसे करना है उसके बारे में पता था। बहुत दिनों से इसके ऊपर रिसर्च चल रही थी कि सिया के राम बनाना है। उससे पहले निखिल जी देवों के देव महादेव बना चुके थे। तो अनिरुद्ध पाठक जी और निखिल जी को एक पर्टिकुलर कैरेक्टर की तलाश थी जो वशिष्ठ का रोल प्ले करे, क्योंकि शो की शुरुआत ही वहीं से हो रही थी, दशरथ और वशिष्ठ से। ये भी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं कि शुरुआत के सीन्स की शूटिंग दार्जिलिंग में हुई थी। तो मुंबई से जो पहले फ्लाइट गई वो गुवाहाटी लैंड हुई, और गुवाहाटी मैंने देखा सब कुछ ऊपर से। उसके बाद वो बागडोगरा गई और उसकी शूटिंग जो राम का इंट्रोडक्शन था और बहुत कुछ था वो दार्जिलिंग में हुई। और बेंगलुरु के पास विपाक्षी एक जगह है जहाँ जटायु का मंदिर है, वहाँ पर। तो उनके माइंड में रिसर्च करके बहुत स्पेसिफिक कैरेक्टराइजेशन थी कि वशिष्ठ को ऐसे प्ले करना है। उस लुक के बारे में उन्होंने बहुत कार्य किया, कई बार लुक टेस्ट हुए। और एक एपिसोड जब मैंने कर लिया तो अनिरुद्ध जी इतने प्रसन्न हुए और निखिल सिन्हा जी इतने संतुष्ट हुए कि उसके बाद उन्होंने मुझे आज़ादी दे दी कि आप इसको अपने तरीके से करें। और इसकी पूरी शूटिंग होती थी रामोजी राव स्टूडियो हैदराबाद में। हम लोग मुंबई से जाते थे, वहाँ रहते थे और शूटिंग करके वापस आते थे। तो कृष्णा के बाद मेरे जीवन का सबसे बड़ा सीरियल सिया के राम था। काम करने में भी बहुत आनंद आया, उन्होंने पूरी छूट दी। ये भी एक आध्यात्मिक कैरेक्टर था, बिल्कुल अलग ढंग से करना था। मेरे लिए बहुत ही अद्भुत यादगार अनुभव रहा जी। और आपने मतलब ये भी बहुत अच्छे से निभाया था, जैसे एक सौम्य गुरु है कहीं पे जैसे विश्वामित्र के साथ वो गुस्से वाला, देन फिर वो पैचअप होना, एवरीथिंग सो ब्यूटीफुली यू एक्सप्रेस्ड। कि आपकी एक मूवी आई थी संत रविदास, तो रविदास जी के बारे में और उस कैरेक्टर को निभाने में मतलब
कैसा एक्सपीरियंस रहा और उनकी फिलोसॉफी के बारे में क्या आप शेयर करना चाहेंगे? देखिए, रविदास जी की ये जो फिल्म है, ये भी मेरे जीवन का बहुत बड़ा अनुभव है। इस फिल्म में मैं क्रिएटिव डायरेक्टर के तौर पर भी जुड़ा और इस फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन का बहुत सारा कार्य मैंने किया है, क्योंकि फिल्म मेकिंग भी मैं सीखना चाहता था, मेरा बहुत इंटरेस्ट है उसमें। और रविदास जी भी एक बहुत ही पवित्र कैरेक्टर है। लोगों को जनरली इतना ही पता है कि मीरा के गुरु थे और उन्होंने सिकंदर लोदी का सामना किया था। कुछ लोगों को पता है कि वो कबीर के गुरु भाई थे, रामानंद स्वामी जी के शिष्य थे। मगर इसके अलावा ऐसा है कि रविदास जी वो पहले संत थे जिन्होंने उस काल में 16वीं सदी में 16वीं सेंचुरी में जो उस समय थोड़ी सी पोंगापंथी हमारे समाज में आ गई थी, ऊंच नीच, जाति प्रथा, बहुत सारी ऐसी चीजें जो धर्म का हिस्सा नहीं है मगर उस समय लोग मानने लगे थे, उसको बहुत ही सरल शब्दों में उन्होंने हटाने का प्रयास किया। उन्होंने ये बताया कि हमारे समय में जिस युग में हम जी रहे हैं, आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम करूं, और इसके बावजूद हम प्रभु को भजने में और सर्वोच्च पद में सक्षम हो जाएंगे जितने बाकी साधु सन्यासी हैं। कुछ रीति रिवाज ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। मन चंगा यानी मन साफ हो तो कठौती में गंगा, यानी वो जो मोची का काम करते थे उसमें गंगा प्रकट हो सकती। तो वो चमत्कारिक भी थे, बड़े चमत्कार उन्होंने दिखाए और वो बड़े सरल और सहज भी थे। एक बहुत बड़ा सबका उनको फॉलो करता है, लेकिन वो संत पूरे समाज के थे, वो किसी व्यक्ति विशेष के संत नहीं थे। राजाओं के भी गुरु थे, साधारण व्यक्ति के भी गुरु थे। और फिर उसको करने में मुझे बड़ा आनंद आया, क्योंकि बहुत ही पवित्र, बहुत ही स्वीट कैरेक्टर, जिसका बाकी कैरेक्टर से बिल्कुल अलग। जैसे वशिष्ठ जो थे वो तो राजगुरु थे, एक उनकी मर्यादा थी, पर रविदास जी बड़े सरल थे। आज के जैसे लोग होते हैं वैसे ही थे, लेकिन जो व्यक्ति ज्ञानी होगा, जो ध्यानी होगा, जिसका प्रभु से सीधा नाता है, वो कैसा होगा ये समझना कठिन था। तो वो मैंने फिल्म में करने का प्रयास किया और कुछ लोगों को अच्छा भी लगा। आगे इसके कई और संस्करण आएंगे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। इसमें मैं क्रिएटिव डायरेक्टर के तौर पर भी जुड़ा था और पोस्ट प्रोडक्शन का बहुत सारे कार्य किया। तो रविदास जी मुख्यतः एक बड़े सरल संत थे जिन्होंने उस समय की बहुत सारी सामाजिक मान्यताएं जो गलत तरीके से हिंदू धर्म में आ गई थी, उसको तोड़ने का कार्य किया था। बहुत ही प्रचंड आध्यात्मिक ज्ञान को बड़े सरल शब्दों में प्रस्तुत करने का कार्य किया उन्होंने। अब लोग ऐसा मानते हैं कि रविदास जी एक खास वर्ग विशेष के कमजोर पिछड़ी जातियों के ही संत है, जबकि ऐसा नहीं है। वो मीरा जैसे राजकुमारियों के भी संत थे, बड़े बड़े राज रजवाड़े उस समय के उनके शिष्य थे, और सिकंदर लोदी से भी उन्होंने लोहा लेकर हिंदू धर्म की रक्षा की थी। तो इस प्रकार के चरित्र को करना बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि ये माइथोलॉजी नहीं थी, ये सोशल थी। एक लिविंग सेंट है, उनकी गरिमा का भी ध्यान रखना है, उसको रियलिस्टिक बनाना है, और ये सिनेमा था तो इसको इतना इंटरेस्टिंग बनाना है कि दर्शक को जो रविदास जी के भक्त नहीं है वो भी देख के एंजॉय करें। तो इसको हमने कंप्लीट की है। ये फिल्म रिलीज हुई लॉकडाउन के जस्ट पहले, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो इसके कुछ और संस्करण भी आने वाले सालों में आपको देखने को मिलेंगे। जी, ये फिल्म क्या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे है? अभी तो ये फिल्म थिएटर में रिलीज हुई थी और बहुत पॉपुलर चल रही थी। जब लॉकडाउन खत्म होगा तो इसके प्रोड्यूसर ये निर्णय लेंगे कि इसको दोबारा थिएटर में रिलीज करना है, रिलीज करना है, या इसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हमें चलाना है, दूरदर्शन में चलाना है, कैसे चलाना है। अभी ये जब लॉकडाउन खत्म होगा, थिएटर वगैरह खुलेंगे, तब इस पर डिसाइड होगा, क्योंकि ये 3 वीक बहुत सक्सेसफुली चल रही थी और कई जगह रिलीज करने का विचार था। तो अचानक लॉकडाउन आने की वजह से सारा प्रोग्राम अब चेंज हो गया। तो अभी लॉकडाउन के बाद जो सिनेरियो होती है उसके आधार पर निर्माता जो है वो डिसाइड
पृथ्वीराज मूवी आ रही है आपकी, तो अक्षय कुमार जी के साथ, तो उसमें क्या क्या कैरेक्टर है? फिल्म के बारे में तो मैं नहीं पूछूंगी ज्यादा, अभी तो आने वाली है, देखना है, पर थोड़ा सा शेयर किया करेंगे अगर एक्सपीरियंस क्या था, कैसा हुआ, कुछ मजेदार अगर कुछ घटनाएं हो तो हमारे साथ शेयर कीजिए। देखिए, इस फिल्म में गुरु राज पुरोहित नाम कैरेक्टर है, जो कि पृथ्वीराज चौहान जी के जो रोल अक्षय कुमार साहब कर रहे हैं, उसका पुराना खानदानी विश्वासी पुरोहित है। हम ये शूटिंग कर ही रहे थे जब ये लॉकडाउन आ गया। अब लॉकडाउन के प्रारूप के बाद ये फिल्म किस प्रकार बनेगी, मेरा रोल कितना रहेगा, आगे शूटिंग होती है नहीं होती है, इस सब के बारे में मुझे कोई जानकारी ही नहीं है अभी। प्रोडक्शन हाउस और निर्देशक पूरी टीम मिलकर इसके बारे में डिसाइड करेंगी। लेकिन जितने दिन भी मैंने शूटिंग की, लगभग 17 से 20 दिन मैंने इसके लिए शूटिंग की और बहुत ही कमाल का अनुभव था। मेरी सारी शूटिंग अक्षय कुमार साहब, मानुषी छिल्लर जो कि नई हीरोइन है, संजय दत्त साहब और सोनू सूद साहब के साथ हुई, जो बड़े प्रसिद्ध हो गए हैं। तो बहुत ही मज़ेदार रहा उनके साथ काम करने का अनुभव। बहुत ही हल्के फुल्के अंदाज में अक्षय कुमार साहब काम करते हैं, बहुत ही सीरियस डायलॉग के ऊपर मेहनत भी करते हैं और सेट पर बड़े हंसी मजाक और एक बहुत ही हल्का एटमॉस्फेयर भी रखते हैं। कोई स्टारडम जैसी चीज़ नहीं है। मैं उनके साथ ही रहता था हमेशा, क्योंकि शूट भी ऐसा ही था, मैं उनके साथ पीछे बैठा हूँ हमेशा। तो बड़ी इज्जत तवज्जो के साथ और बहुत ही प्रेम से अच्छा कार्य करते थे। डिसिप्लिन बहुत थे, समय से आते थे, बिल्कुल सुबह 7 बजे, और समय से काम करके अपना चले जाते थे। संजय दत्त साहब भी बड़े आइकॉनिक स्टार हैं, वो थोड़ा सा आराम से आते थे, सीनियर एक्टर हैं, और सभी चीज़ों का ध्यान रखा जाता था। बहुत बड़ी फिल्म है ये यशराज की। जब लॉकडाउन के बाद फिल्म पूरी बन जाएगी और रिलीज होगी तो आप लोग देखेंगे। मुझे बड़ा मज़ा आया, मुझे उसके लिए बाल भी बड़े छोटे कराने पड़े, वो भी एक अच्छा अनुभव था। लेकिन बहुत ही आनंददायक और बहुत ही यादगार अनुभव मेरा रहा। आप सारे मंझे हुए अभिनेता एक साथ होंगे तो देखने में हमें भी मजा आएगा, ये होप है हमारे मन में। एक आखिरी क्वेश्चन और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि ये जो एक्टिंग का पूरा सफर रहा है आपका, तो और मतलब आप एक बहुत ही पॉपुलर अभिनेता भी हैं, तो ये जो टोटल जो एक्सपीरियंस रहा है पॉपुलैरिटी गेन करने तक एंड उसको मेंटेन करना, तो ये जो एक प्रोसेस है, इसके एक्सपीरियंस को देखते हुए आप जो नए अभिनेता हैं, जो लोग अभिनय की दुनिया में आना चाहते हैं, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल देना चाहेंगे, ये बड़ा ज़रूरी है। देखिए, क्या होता है कि पहली बात तो ये है कि आप जो लोग इस फील्ड में आते हैं उनको अपना शारीरिक और मानसिक आकलन करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ऐसी भ्रांति है कि इफ यू लुक इन अ सर्टेन वे, यू टॉक इन अ सर्टेन वे, आप एक्टर बन सकते हैं। मेडिकल, इंजीनियरिंग एग्जाम आप क्लियर करते हैं तो आप इंजीनियर डॉक्टर बनते हैं, यूपीएससी क्लियर करते हैं तो आप आईएएस आईपीएस बनते हैं। एक्टर बनने के लिए कोई सरकार ने कमीशन नहीं बिठाई है। तो पीपल थिंक दैट दे कैन जस्ट वॉक इन एंड बिकम एन एक्टर, जो कि बहुत ही डेंजरस और गलत है। आपको कई बार बिगनर्स लक होता है तो छोटा सा चांस मिल जाता है। जब तक आप इसको रियलाइज करते हैं, द प्राइम टाइम ऑफ योर लाइफ इज वेस्टेड, विच इज बिटवीन 20 and 30 ईयर्स। आप पहले अपने आप को सही तरीके से आकलन कर लीजिए और उसके बाद आप उसकी करेक्ट ट्रेनिंग लीजिए। एक्टिंग इज ऑल्सो पार्टली ट्रेनिंग, कंप्लीटली ट्रेनिंग तो नहीं है, लेकिन एक पार्ट ट्रेनिंग जो उसकी थिएटर की व्यवस्था है, जो कुछ स्कूल सिखाते हैं, वो सीखना चाहिए। तो आप अगर एक ट्रेन्ड एक्टर हैं और आपकी ट्रेनिंग की एप्टीट्यूड भी है तो मे बी यू कैन बिकम एन एक्टर। और थर्ड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आजकल बड़ी फोकस में आ रही है, वो है मेंटल टफनेस।
क्या होता है कि एक बार आपने यूपीएससी क्लियर की, आप आईएएस बन गए, आपका तबादला तो हो सकता है मगर आप आईएएस रहेंगे। आपने पीएचडी की तो आप डॉक्टरेट में हमेशा आपकी उपाधि आपसे कोई नहीं छीन सकता। मगर एक्टिंग में ऐसा अमूमन होता है, बड़े बड़े एक्टर्स के साथ हुआ, राजेश खन्ना साहब, अमित जी, आज गोविंदा जी के साथ हो रहा है कि आप बिल्कुल अर्श से, जिसको कहते हैं आत्मा, उससे फर्श पे यानी जमीन पर आ जाते हैं। हर फ्राइडे को पिक्चर रिलीज होती है, आपके 2 सीरियल नहीं चले या आपको जो रोल मिले आपको पसंद नहीं आया, आपने वो काम नहीं किया। अब जब आपको काम की जरूरत है तो आपको काम ही ना मिले, या फिर आपको वो काम करना पड़ा जिसमें आपका दिल नहीं लग रहा है। एक कामयाब सितारा जो इतना लोकप्रिय भी था, शायद परेशान भी हो सकता था। तो आप मेंटली कितने टफ हैं, बिकॉज इस फील्ड में आपको हर वक्त मुंह में लोहे के चने चबाने पड़ेंगे, आप किसी भी स्थिति में। अब आप देखिए कि मैंने लगभग, मुझे लगता है 25 बड़े सीरियल्स में, कुछ फिल्मों में और एड में बड़े रोल किए। इसके बावजूद हमारे बारे में कुछ भी लिख देना बहुत आसान होता है। मुझे किसी ने बताया कि जो मैंने पिछला इंटरव्यू नारद टीवी में दिया था उसको 100,000 लोगों ने देखा, 100,000। अब एक दूसरा व्यक्ति है जो बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड है, जो मेरे किसी वजह से मेरे से बात ही नहीं हो पाई, और उसने मेरे ऊपर एक मनगढ़ंत कहानी लिख दी और YouTube में डाल दी। और वो ऐसी कहानी सभी लोगों के बारे में लिखता है, शाहरुख खान के बारे में, उनके बारे में लिख दिया कि जीरो से हीरो, हीरो से जीरो, और नीतीश भारद्वाज जी के बारे में लिखा, सुनील लाहिड़ी जी के बारे में लिखा। उसको 316,000 लोगों ने देखा। तो अच्छी चीज जिसमें मैंने स्वयं प्रेजेंट होकर बोला उसको केवल 100,000 लोगों ने देखा। जो बुरी चीज है, गलत है, भ्रामक है, मिसलीडिंग है, फॉल्स है, उसको 316,000 लोगों ने देखा। अब उसकी अगर आप रिपोर्टिंग करते हैं तो YouTube में एक साइड से हटा के दूसरा प्रोफाइल बनाकर उसमें डाल देते हैं, फिर चलने लगते हैं। तो आपको बहुत तरह की चीजों का सामना करना पड़ता है। कुछ दिन पहले बालिका वधू का भी एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण केस आया था, प्रत्युषा बनर्जी का। तो केवल कामयाबी नहीं, आपको मेंटल टफनेस भी होनी चाहिए। आपका पारिवारिक परिवेश ऐसा होना चाहिए जो आपके साथ सुख दुख में हर समय आपके साथ खड़ा है, बुरे वक्त में आपको संभाले, अच्छे वक्त में ज्यादा उड़ने न दे आपको बिल्कुल बैलेंस रखे। और स्वयं एक व्यक्ति के तौर पर आप में थोड़ी सी आध्यात्मिकता तो होनी ही चाहिए कि आप जीवन में बैलेंस बना के रखें। न अच्छे में बहुत ज्यादा ऊपर आप जाए, न बुरे में बहुत लो हो। यू शुड हैव ए बैलेंस एक्टिविटी, जो कि गीता में कृष्ण भगवान कह रहे हैं। अगर ये सारी चीजों का समायोजन हो जाता है और आपको लगता है नहीं ठीक है मैं ये काम कर सकता हूँ, तो आप इसमें आगे बढ़े। अदरवाइज लेट इट गो, आप उसको दूर से एंजॉय। बहुत ही मतलब जरूरी बात आपने कही। और सही में नॉर्मली ये होता है कि जैसे टीनेजर्स नॉर्मली सोचते हैं कि एक्टिंग का जो फील्ड है वो शायद बहुत आसान है, पर वो बिल्कुल भी नहीं है। आपको बहुत कुछ एक घटना में ऐड करता हूँ। ये बात मैंने सुनी थी धर्मेंद्र जी से। मैंने हेमा मालिनी जी के लिए एक प्ले में मॉडलिंग की थी उनके साथ। तो धर्मेंद्र साहब ने ये बताया कि उनके पिताजी को पहले ये पसंद नहीं था कि वो अभिनेता बन गए। तो उन्होंने ये बताया कि किसी बार ऐसा हुआ कि राष्ट्रपति भवन में जब वीवी गिरी साहब राष्ट्रपति थे तो उनको बुलाया गया। तो ही टुक हिज फादर अलॉन्ग। तो वीवी गिरी साहब जब पूरे रिलैक्स हो गए, डिनर भी हो गया, कॉफी भी हो गई, तो उन्होंने धर्मेंद्र जी को कहा कि नाटक का शौक तो मुझे भी था, बनना चाहता तो मैं एक्टर ही था, लेकिन राष्ट्रपति लिखा था मेरे भाग्य। तो धर्मेंद्र जी के पिताजी जब आए तो बड़े शांत और चुप थे गाड़ी में। तो धर्मेंद्र साहब ने पूछा तो उन्होंने कहा कि आज मुझे एहसास हो गया कि राष्ट्रपति भी जो सबसे बड़ा सर्वोच्च व्यक्ति है, मन ही मन एक इच्छा रखता है कि एक्टिंग करते तो अच्छा था। तो ये बहुत बुरा नहीं है, ये इच्छा बुरी नहीं है,
लेकिन हम जैसे बहुत सारी चीज़ों को फिर अपने दिमाग से सोचते हैं कि ये करना ठीक होगा, ये करना ठीक नहीं होगा। तो वैसे ही हर व्यक्ति को अपनी सामाजिक परिवेश को, अपने घर की स्थिति को देख के सारी चीज़ों को समझना चाहिए और फैसला करना चाहिए। ये बहुत ही डिफिकल्ट फील्ड है और इसमें स्थितियां हर दिन बदलती है, हर महीने बदलती है, आपके कंट्रोल में चीज़ें नहीं रहती। बाकी हर फील्ड में आपके कंट्रोल में है। आप एक जॉब में हैं, आप जॉब छोड़ना चाहें तो अलग बात है, अमूमन जो है वो ठीक ठाक ही रहेगा या दूसरा जॉब मिल जाएगा। यहाँ आपको वो चीज़ चूज करती है। अगर मुझे वो रोल पसंद ना आए या प्रोड्यूसर को मैं पसंद नहीं आया या पैसे जितने मैंने मांगे उनको ज़्यादा लगा, तो बहुत सारी वजह से चीज़ें खराब हो सकती हैं और उसको फेस करने का मेंटल एप्टीट्यूड होना, फिर कैमरे के सामने खड़े होकर काम करना, वो काम लोगों को पसंद आना, तो चीज़ें आपके वश में जितनी है उससे ज़्यादा बाहर है। तो टू सम इट अप, इट्स अ टफ थिंग। अगर आप करना चाहें तो आप ये ध्यान में रखिएगा कि रेशियो ऐसा होता है कि आप समझिए कम से कम तो 10 लाख में एक व्यक्ति सफल होता है। बाकी सारे लोगों को बड़ी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती हैं या छोटे छोटे रोल करके दूसरा साइड बिजनेस करना पड़ता है। हर व्यक्ति अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान नहीं बनेगा, हर व्यक्ति टेलीविजन में भी काम नहीं कर पाएगा, तो फिर मुंबई जैसी जगह में रहना भी डिफिकल्ट हो जाता है। संदीप जी, आप आए और इतना टाइम हमें दिया और इतनी इतनी मतलब इम्पोर्टेंट, मनोरंजक, हर तरीके की बातें हमसे करी, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद और ढेरों शुभकामनाएं। हम आपके नए नए कामों को देखते रहें, फिर से बहुत ज्यादा एंजॉय करते रहें और आप अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ स्वस्थ रहें, सुखी रहें, बस वही कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात, आपके जरिए जो बाकी दर्शक सुनेंगे फिर भी मिलके बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत सुरक्षित रहिए। जब अच्छा समय नहीं रहा तो ये बुरा समय भी नहीं रहेगा। बाहर निकलेंगे और फिर से एक आजाद दुनिया में हम से विचरण करेंगे। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ।